पेज नंबर 230। हाँ जी हार्दिक, फॉर्मेट रेडी। The following balances were extracted from the balance sheet of the company on 1st April 2013। साल का शुरुआत का बैलेंस दे रखा है। फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब अभी इस अमाउंट में से डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसी का दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप चाहें तो अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि 5 लाख है। 5 लाख क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट ईयर का डेप्शन कि लास्ट ईयर का डेप्शन, बताइए। गलत, जब से एसेट खरीदी है तब से लेके लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन। ये 4 साल भी हो सकते हैं, ये 40 साल भी हो सकते हैं। टोटल डेप्शन टिल फ्रॉम परचेज टिल लास्ट ईयर। तो नेट बुक वैल्यू आ रही है 35 लाख। बैंक बैलेंस दिया हुआ है 1,30,000 के सारे बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हैं, साल की शुरुआत के बैलेंस, क्लोजिंग नहीं। अदर करंट एसेट्स 8 लाख, करंट लायबिलिटी 550। ये अदर क्यों लिखा करंट एसेट के बगल में, क्योंकि उसके ऊपर बैंक बैलेंस दे रखा है। बैंक बैलेंस भी करंट एसेट का पार्ट होता है। तो अदर करंट एसेट का मतलब क्या हो गया कि बैंक बैलेंस के अलावा बाकी वाले करंट एसेट है ये। आगे लिखा है द नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 3 लाख। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, हमें स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट ही चाहिए होता है। कंपनी ने प्रोवाइड करा है डेप्रिसिएशन इस साल 1,60,000, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। ड्यूरिंग द ईयर 13-14 कंपनी ने परचेज की है 4 लाख की मशीन। कंपनी ने बेची है मशीन जिसकी कॉस्ट 1 लाख थी, जिस पर परचेज से लेके अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन 35,000 था और उसका सेलिंग प्राइस 75,000। आगे लिखता है द करंट एसेट बैंक बैलेंस छोड़कर और करंट लायबिलिटी साल के एंड में 31 मार्च 14 साल का एंड हुआ 11,30,000 करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी 8 लाख। उसके बाद इंफॉर्मेशन लिखा है कि इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट भी मिला है इस साल 15,000। बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। बनाएंगे फॉर्मेट दोनों, ऑपरेटिंग का अलग और इन्वेस्टिंग का अलग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 3 लाख। इस प्रॉफिट में हम 4 चीजें ऐड करते हैं, डिविडेंड ऐड करते हैं, रिजर्व्स ऐड करते हैं, टैक्सेशन ऐड करते हैं और डिविडेंड में सारे इंटरिम भी, फाइनल भी, प्रेफरेंस भी, इक्विटी भी। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर ना ही कहीं टैक्स की इंफॉर्मेशन है, ना ही कहीं रिजर्व की इंफॉर्मेशन है और ना ही कहीं डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है। इसलिए ये जो है यही प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। मतलब हमारा पहला आंसर अपने आप ही आ गया। जो पहला आंसर निकालना होता है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ऑटोमेटिकली आ गया है। क्वेश्चन में डिविडेंड, रिजर्व और टैक्सेशन नहीं है, इसीलिए। इसके बाद क्या करना होता है हमें ऐसी आइटम ढूंढनी है जो पीएनएल में आती हैं लेकिन ऑपरेटिंग नहीं होती। ऑपरेटिंग नहीं होती या तो नॉन कैश होती हैं या इन्वेस्टिंग होती हैं या फाइनेंसिंग होती हैं, बट उस वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा, या तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो आइटम्स हमें ढूंढनी है। पहली आइटम मिली थी हमें डेप्रिसिएशन।
पहली आइटम मिलेगी डेप्रीसिएशन 1,60,000। बताइए ऐड करें कि लेस करें? ये ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टिंग है। बताइए ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे प्रॉफिट कम हो गया होगा ना। ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है और इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, इस वजह से इसे ऐड बैक करके इसका इम्पैक्ट नलिफाई कर रहा, खत्म कर रहा। सर एसेट बेचिए, इस पे जरूर प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, फाइंड आउट करें, पता करें जी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो 1 लाख की एसेट 75 में बेचिए तो लॉस है कि प्रॉफिट है? प्रॉफिट है, क्योंकि 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, कई साल पुरानी कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन करने के बाद टेस्ट में होने वाला धमाका क्यों देखो पहले ही हो रहा है। 1 लाख रुपीस कॉस्ट, 4-5 साल पुरानी कॉस्ट है, डेप्शन लग चुका है इस पे 35,000, तो आज की इसकी वैल्यू हुई 65,000। ठीक है, हमेशा सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर नहीं करना, सेलिंग प्राइस को आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू से कंपेयर करना। तो 75,000 को 1 लाख से कंपेयर नहीं करना, 75,000 को 65,000 से कंपेयर करना। बताइए प्रॉफिट हुआ क्या लॉस? प्रॉफिट। ये पीएनएल में आता है कि नहीं? कौन से हेडिंग में आता? हाँ जी, गलत। करेक्ट आंसर है जी अदर इनकम। सबसे आसान क्वेश्चन है। तो इनकम की दो ही हेडिंग है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन बिल्डिंग अदर इनकम में आता है। लेस करें कि ऐड करें? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गई होगी, इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया होगा। गेन ऑफ सेल से पीएनएल का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसलिए इसको लेस कर रहे हैं इसके बाद हटाने के लिए। तो लास्ट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पीएनएल में आता है कि नहीं? आता है जी पीएनएल में, क्योंकि इनकम कौन सी हेडिंग में आता है? अदर इनकम में आता है। ऐड करें कि लेस करें? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ब्रैकेट लगाने का मन है या नहीं? सेल ऑफ मशीन कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। 1 लाख लिखना है कि 35,000 लिखना है कि 10,000 लिखना है? 75,000 सेलिंग प्राइस। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? ये भी इनफ्लो पैसा आ रहा, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि कंपनी ने 4 लाख की मशीनरी परचेज करी। बताइए पीएनएल में कौन सी हेडिंग में आता है? चेक कीजिए फटाफट से, बताइए। चेक करके बताएं पीएनएल में किस साइड आएगा, कौन सी हेडिंग में? मशीन की परचेज पीएनएल में क्यों आएगी नालायक? एसेट भी पीएनएल में लिख दो, लायबिलिटी भी पीएनएल में लिख दो, बैलेंस शीट खाली छोड़ दो।
P&L में सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस आने हैं, एसेट या लायबिलिटी नहीं। तो मशीन की परचेज P&L में नहीं आती। मशीन की परचेज से प्रॉफिट ना तो बढ़ा होगा और ना घटा होगा, इसलिए उसका इम्पैक्ट हमें हटाना ही नहीं है। इसलिए मशीन की परचेज को ऑपरेटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए मशीन की परचेज कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग में लिख देते हैं। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? अरे होना चाहिए, अभी नहीं आउटफ्लो। यहाँ पर ऐड या लेस करना है, उसमें क्या माइंड लगाना है हमें कि प्रॉफिट में ऐड हो चुका है तो लेस, लेस हो चुका है तो ऐड। यहाँ पर इस तरीके से माइंड लगाना है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कैसे माइंड लगाना है कि कंपनी की जेब से पैसा गया है तो ब्रैकेट लगाओ, जेब में पैसा आया तो ब्रैकेट मत लगाओ। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में इस लॉजिक से ब्रैकेट या नहीं ब्रैकेट यहाँ दिमाग लगाना। प्रॉफिट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सेल हो गई, परचेज हो गई, परचेज पे प्रॉफिट लॉस हो गया। पता है ऑपरेटिंग का हमारा दूसरा आंसर आ रहा है, क्या नाम है इसका? लिखते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना है जी? 435। इन्वेस्टिंग में तो कुछ बचा ही नहीं। कितना आंसर आया जी? 3,10,000। मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव है, 4 लाख नेगेटिव है, सो 3 नेगेटिव आना चाहिए। बताइए ऑपरेटिंग में क्या रहेगा? सेकंड वाले आंसर के बाद क्या करना होगा? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इंपैक्ट देखना। बताइए कि साल की शुरुआत में करंट एसेट कितने रुपए थी? 8 लाख। साल के एंड में 11,30,000। इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज इन करंट। कितना इंक्रीज है? ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? नेगेटिव रिलेशन विद सी। अगर करंट एसेट बढ़ेगी तो आंसर में घटा देंगे। करंट लायबिलिटीज चेक करें। साल की शुरुआत में करंट लायबिलिटी कितनी? 5,50,000। साल के एंड में 8 लाख। इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज है करंट लायबिलिटी। कितना इंक्रीज है? 2,50,000। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? करंट लायबिलिटी पॉजिटिव रिलेशन, बढ़े तो बढ़ाओ। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा तीसरा आंसर आता, इसका नाम है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद चौथा आंसर निकालने के लिए हम उसमें से टैक्स लेस करते हैं, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है इसलिए अब जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तीसरा चौथा तो एक ही। हाँ, कोई टैक्स नहीं है। अब ऐसे भी कर सकते हो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 355 लेस टैक्स पेड इन लिन, फिर आंसर लिख दो।
इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड इलस्ट्रेशन 15 से 36 और एक्सरसाइज में 5 से 21 है। इसमें क्वेश्चन एक्टिविटी वाइज दे रखे हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग वाले, वो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब 228 पेज पर आ गए। हेडिंग डालें फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। हेडिंग डालें फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 1 कर लें। कमेंट बना दी। एक्टिविटी वाइज वाले सारे कैसे कंप्लीट हो जाएंगे, उस क्लास के बाद चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर में ये चैप्टर उससे पहले हो जाएगा, उससे पहले इसका टेस्ट भी हो जाएगा। ट्यूसडे को टेस्ट है, ध्यान रखें। 4 चैप्टर उसका नहीं। डेट करते हैं जी। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले 31 मार्च 2013 का डेटा दे रखा, उसके बाद 14 का। अब पूर्व आप भी पढ़े। इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 6 लाख थी और साल के एंड तक 8 लाख हो गई। बढ़ रहे हैं इक्विटी शेयर। क्या लगता है, रिडीम करें कि रीपे करें, इशू करें? इक्विटी शेयर 2 लाख रुपए के और इशू करें। परचेज नहीं बोलते इसको, परचेज उन शेयर्स को बोलते हैं जो हमने किसी और कंपनी के खरीदे हों, जो इन्वेस्टमेंट होती है अपनी खुद की कंपनी के शेयर हो, तो उसके लिए इशू या रिडीम दो ही टर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बढ़ रहे हैं तो इशू करें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 2 लाख थे और अब है नहीं, तो ये इशू करें हैं कि सेल करें हैं? रिडीम करें हैं। अपनी कंपनी के शेयर के लिए परचेज या सेल वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। परचेज या सेल वर्ड दूसरी कंपनी के शेयर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। कम हो रहे हैं तो रिडीम करें, बढ़ रहे हैं तो इशू करें, सिंपल। नेक्स्ट है 14% डिवेंचर्स। लास्ट ईयर कितने थे? 3 और अभी 1 लाख, तो क्या करें, इशू करेंगे परचेज करें? इशू करें। बढ़े तो इशू और घटे तो रिडीम। क्लियर हो गई जी बात। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। तो इक्विटी शेयर में दिख रहा है कि लास्ट ईयर 6 लाख के थे, अब 8 लाख के हो गए, मतलब 2 लाख रुपए के इशू हुआ। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? इन्फ्लुएंसर शेयर इशू करते हैं तो कंपनी में पैसा आता है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा। प्रीमियम रिसीव, क्वेश्चन में लिखा 15% के प्रीमियम पे इशू करा। तो 2 लाख का 15% 30,000 ये प्रीमियम रिसीव हुआ है कंपनी को, इनफ्लो है, इसलिए इसमें भी ब्रैकेट नहीं लगेगा। सिंगल अमाउंट लिखा सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो ये लैंग्वेज होगी। और 8 लाख माइनस 6 लाख प्लस 15% ये प्रेजेंटेशन रहेगी, टोटल 230 अमाउंट आएगा। फर्स्ट पॉइंट में कुछ और भी लिखा हुआ है, अंडरराइटिंग कमीशन पेड। अंडरराइटर्स ब्रोकर्स होते हैं जो शेयर डिवेंचर बिकवाने का काम करते हैं। रिलेटेड टू शेयर्स है, इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो है, इसीलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग भी मांगी होती तो उसको ऐड कर दे 10,000 रुपये। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग भी मांगी होती तो ये 10,000 ऑपरेटिंग में प्लस भी करते, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट घट गया। सेकंड मतलब शुरुआत में तो 4 ही आइटम है, नहीं देखी। पॉइंट नंबर 2 पे आ गए जी हम।
प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रेफरेंस शेयर लास्ट ईयर 2 लाख के थे और अब है नहीं, सारे के सारे रिडीम कर दी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम। टू लाख की पेमेंट तो करनी है ही, उसके अलावा 2 लाख का 5% 10,000 इतनी पेमेंट भी करनी है, टोटल पेमेंट करनी है 2,10,000। इसको भी आप सेपरेट दिखा सकते थे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख ब्रैकेट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 ब्रैकेट। अलग अलग दिखा के छुट्टे दिखा, ये मैटर नहीं करता। पॉइंट नंबर 4 पर आ गए हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट। डिबेंचर लास्ट ईयर कितने थे? 0 थे ही। अब 1 लाख के हैं तो हमने डिबेंचर इशू करे हैं इस साल। ब्रैकेट लगाएंगे नहीं? नहीं सर, डिबेंचर इशू करते हैं तो पब्लिक से पैसा ले रही है कंपनी, इनफ्लो है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख के डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू करे हैं, उसमें एक्चुअल अमाउंट हमारे पास आ रहा है 90,000। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसको अलग अलग दिखाने का, 1 लाख अलग 10 अलग, क्योंकि पैसे 90 आ रहा है, 1 लाख हम ऐड कर ही नहीं सकते। एक्चुअल कैश से हमें रिकॉर्डिंग करनी है, ऑफिशियल एंट्री से नहीं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 40,000। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अमाउंट कैलकुलेट करके दे रखा है, तो वहां पर लिख अंडरलाइन कर दी। अगर रेट दे रखा होता तो मैं खुद दिमाग लगाना पड़ता कौन से वाले अमाउंट पर दें। यहाँ पर सीधा अमाउंट दे रखा था तो आसानी हो गई हमें, तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती। ऑल्सो है से ब्रैकेट लगे। पॉइंट नंबर 5 डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर से थैंक यू लिख दीजिए। यहाँ की अगर परसेंटेज दे रखी होती तो मैं काफी कैलकुलेशन करनी पड़ती। प्रेफरेंस डिविडेंड दैट अमाउंट कैलकुलेट करके दे रखा है, इसमें हमारी मेहनत बच गई। पॉइंट नंबर 6 इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। यहाँ भी अमाउंट दे रखा। तीसरी बात है कि बताइए कितना आंसर आया? कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि देख के बता रहे हैं? पॉजिटिव है इसलिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऐसे नहीं इसमें पॉजिटिव कंपनी के लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव? फाइनेंसिंग एक्टिव प्लस में आना है, कंपनी के लिए अच्छा है कि बुरा? डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? परफेक्ट आंसर है, इन्वेस्टिंग पे डिपेंड करता है। एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने 40 लाख का लोन लिया, उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता आपको, तो आप नहीं जज कर पाएंगे कि सही करा के गलत करा। अब मैं और इन्फॉर्मेशन दूँ कि मैंने 1 करोड़ का कर लिया है तो 40 लाख का लोन लिया, तो आप कहेंगे सही करा, मतलब 60 लाख तो खुद के पैसे लगाए। समझ आ रही है ये बात? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की पोजीशन क्या है, पैसा आउटफ्लो है कि इनफ्लो है, उस पर डिपेंड करता है फाइनेंसिंग। चलिए कुछ चीज़ इसमें ध्यान रखें। नीचे नोट दे रखा है प्रिजम्पशन के लिए, डिबेंचर इंटरेस्ट पे
पे का मतलब ऑलवेज पे, चाहे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो या ना हो। आगे लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड डू नॉट पे, मतलब बोला हो तो ही पे करो, वरना अपनी साइड से कभी भी पे मत करो। डिविडेंड पे करना प्रेफरेंस पे ऑप्शनल होता है, एप्रोप्रिएशन होता है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड कैश होता है, इसलिए हर साल ही दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं। आगे इक्विटी डिविडेंड में भी लिखा है डू नॉट पे, क्वेश्चन में बोला हो तो ही पे करना, अदरवाइज पे मत करना। यहाँ पर मैं अगर डू नॉट पे ना भी लिखवाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे वजह देखिए कि मान लो इक्विटी डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होगा, तब लिखोगे भी कैसे, कोई रेट तो होता नहीं है उसका, तो इक्विटी डिविडेंड भी नहीं लिखना। उसके आगे नोट लिखा हुआ है इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट इक्विटी डिविडेंड हैज बीन पेड, इक्विटी डिविडेंड पे हुआ है ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, देन पे प्रेफरेंस डिविडेंड आल्सो, सिर्फ और सिर्फ उसी सिचुएशन में आपको बिना कहे प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। सिर्फ और सिर्फ उसी सिचुएशन में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड बिना कहे पे करना है। चलिए इस क्वेश्चन में भी और टाइम लगाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये लाइन में स्किप कर देता हूं और उसके बाद 1 मिनट का समय लगाएं। आंसर में इंटरेस्ट डिबेंचर कितना अमाउंट आएगा, इंस्टेंट आंसर नहीं चाहिए, आंसर सोच करके रख लें कॉपी में, जब पूछूं तब बताएं। अगर पॉइंट नंबर 4 नहीं दे रखा होता, कट कर देते अगर, तो आंसर में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आता या नहीं आता, अगर आता तो किस अमाउंट से आता, इस पे आपको माइंड लगाना है, आंसर बोले नहीं कोई भी। तो डिवेंचर 1 लाख रुपए के और इंटरेस्ट का रेट 14%, तो अमाउंट में तो कोई डाउट नहीं है 14,000 अगर आएगा तो 14,000 के अमाउंट से आएगा। अब आएगा कि नहीं आएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क है, जो आएगा कहते हैं हैंड रेज करें, उनको लग रहा है क्वेश्चन नहीं दे रखा होता तो भी डिवेंचर इंटरेस्ट आता, नहीं आएगा वाले, और बाकी सही क्योंकि दोनों आंसर सही। डिबेंचर इशू कब हुआ है, डिबेंचर की इशू की डेट पर डिपेंड है। अगर डिबेंचर साल की शुरुआत में ही इशू हो गया तो पूरे साल में पब्लिक का पैसा यूज करा है, इंटरेस्ट देंगे। अगर साल की एंड में डिबेंचर इशू हुआ तो पब्लिक का पैसा हमने यूज ही नहीं करा, डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं देंगे। एग्जाम में हमारे पास ऑप्शन हो तो इजी तरीका यही होगा कि एंड में मान लो कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। डिबेंचर इशू it is assumed that debenture were issued at the end of the year, hence no interest has been calculated. सेकंड मीटिंग में आंसर अलग आएगा, दोनों आंसर हैं बिल्कुल। सब बोर्ड वालों का आंसर कुछ होगा तो दोनों आंसर होंगे ना उनके पास। हाँ जी, सेकंड मीटिंग में सोच रही है तो आधे साल का इंटरेस्ट आएगा, 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, लेकिन इंटरेस्ट में बड़े एज्यूम नहीं करेंगे, बिगिनिंग एंड एज्यूम करेंगे। मेरे स्कूल वाले सर ने बताया था रेट पे डिपेंड करता है, रेट दिया है, रेट तो डिबेंचर हमेशा दिया होता पर आप कहते हैं ना सी को दूसरे को कौन बोल के इसी होते हैं जीरो, उसमें इंटरेस्ट नहीं देता। हाँ सर जैसे एंड में इशू करें इसमें तो फिर तो देना ही नहीं रहेगा। करेक्ट। चलिए पॉइंट नंबर 5 अगर मैं कट कर देता हूँ, पॉइंट नंबर 5 अगर मैं कट कर देता हूँ तो हमारे आंसर में ये प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा कि नहीं आएगा आपको माइंड लगाना, इंस्टेंट आंसर ना दें, सोच करके बैठ जाए, बोले नहीं। समय लगा 1 मिनट का। डिविडेंड पे करेंगे तब भी हैंड रेज करें, किसको लगता है? डिविडेंड पे नहीं करेंगे ऐसा किसको लगता है? दोनों आंसर सही हैं ऐसा किसको लगता है? तो मेजॉरिटी नालायक ही है, मतलब कोई आंसर नहीं मेजॉरिटी का, बताओ। दोनों आंसर्स करेक्ट। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन पब्लिक का पैसा यूज करना हुआ,
इस क्वेश्चन में हमने प्रेफरेंशियल रिडीम कर दी। अगर हमने साल की शुरुआत में ही प्रेफरेंशियल रिडीम कर दी तो पूरे साल हमने पैसा यूज ही नहीं करा, डिविडेंड नहीं देंगे। अगर हमने साल के एंड में प्रेफरेंशियल रिडीम करें तो मतलब पूरे साल पब्लिक का पैसा यूज करा तो फिर डिविडेंड देंगे। तो डेट पर डिपेंड, डेट कुछ भी ना दे रखी हो तो आपकी मर्जी है। तो ऐसे केस में अगर कुछ ना लिखा हो तो ये हम एज्यूम करके आ सकते हैं, नोट दे करके आ जाओ कि प्रेफरेंशियल साल के एंड में ही रिडीम, खत्म काम, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डिविडेंड काम बच जाएगा। हाँ सर प्रेफरेंशियल अगर यहाँ पे इशू करना है तो देखो अगेन सेम डेट इशू के बिगिनिंग एंड, क्लियर हो गई जी बात? सर जी, इस क्वेश्चन में क्या आएगा? चॉइस है दोनों। पॉइंट नंबर 6 पर आ गए। 6 अगर कट कर देते हैं क्वेश्चन में से तो आपने 1 मिनट का समय लगाना है, सोचना है और ये आएगा कि नहीं आएगा। 6 पॉइंट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो हमारे आंसर में वो आता कि नहीं आता, यहाँ सोचना है आपको। चलिए हैंड रेस करें जिसको लगता है कि डिविडेंड आता है, जिसको लगता है कि डिविडेंड नहीं आता। करेक्ट है जी आंसर आप लोगों का। इक्विटी पे डिविडेंड अपनी साइड से कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, उसका कोई रेट होता ही नहीं है। तो इक्विटी डिविडेंड जब लिखा हो हम तभी लिखेंगे, नहीं लिखा हो तो नहीं लिखेंगे। इक्विटी के लिए तो हमेशा यही रूल है। फिर हो गई जी बात। पॉइंट नंबर 5 और 6 दोनों कट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5 और 6 सपोज दोनों ही नहीं है तो अब आपने बताना है कि इक्विटी का डिविडेंड लिखना है या प्रेफरेंस का लिखना है या दोनों का लिखना है, इसमें से कोई एक का लिखना है या चॉइस है। 1 मिनट का समय लगाएं, इंस्टेंट आंसर देने की कोशिश ना करें। पिछले टेस्ट के मार्क्स याद करें, आपको लगेगा कि हाँ दोबारा सोचने की जरूरत है और टाइम लगाएं। अगर लास्ट के दोनों ही पॉइंट नहीं होते इसमें 5 और 6 तो डिविडेंड इक्विटी और प्रेफरेंस पे देते या नहीं देते, या प्रेफरेंस वाले में चॉइस होती है इक्विटी वाले में चॉइस होती है, ये आपको आंसर सोचना है। चलिए पहले इक्विटी के लिए डिस्कस करते हैं। इक्विटी में डिविडेंड देते हैंड रेस करें, इक्विटी में डिविडेंड नहीं देते हैंड रेस करें। चॉइस है देने की या नहीं देने की, हैंड रेस करें। सभी मेजॉरिटी का सही है, इक्विटी पे डिविडेंड नहीं देते। प्रेफरेंस पे आ जाते हैं, प्रेफरेंस पे डिविडेंड देते हैंड रेस करें। प्रेफरेंस पे डिविडेंड नहीं देते हैंड रेस करें। चॉइस है, डिपेंड करता है डेट पर, इशू बिगिनिंग में करा है कि एंड में करा है, उस पर डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे। इसका ये जो आंसर है वो हैंड रेस करें। गलत हो गया जी आप लोगों का। प्रेफरेंस पे डिविडेंड नहीं देते भले डेट दे रखी हो, क्योंकि जब तक इक्विटी पे डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस पे कैसे देते। प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए बोला जाए तो ही देना है, वरना नहीं देना। मैंने 0.56 दोनों कटवाए, देखो फर्क क्या हुआ। सिर्फ 0.5 कटा तो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा डेट पर डिपेंड, क्योंकि 6 पॉइंट में इक्विटी डिविडेंड है। 0.56 दोनों कट गए, मतलब इक्विटी डिविडेंड भी नहीं है क्वेश्चन, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, फिर तो प्रेफरेंस डिविडेंड पक्का नहीं आएगा, चाहे डेट कोई सी भी हो। एग्जाम में जो गलती कराएंगे वो ऐसी प्रेजम्पशंस करवाएंगी यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हमें याद करना, रिकॉल करना है कि हमने क्या सीखा था, कब लेना है, कब नहीं लेना है, कब ऐड करना है, कब लेस करना है, कब इग्नोर करना है। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए जी। शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 लाख टू 7 लाख, तो 4 लाख के शेयर इशू हुए हैं। अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाए तो बताइए इन्वेस्टिंग में क्या, ऑपरेटिंग में क्या, फाइनेंसिंग में क्या। सिर्फ फाइनेंसिंग में लिखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स लिखेंगे और 4 लाख लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। इक्विटी शेयर 3 लाख से 7 लाख हो गई, तो मतलब इस साल 4 लाख के शेयर इशू है। शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग में प्लस 4 लाख। आगे बढ़ जाते हैं।
During the year 2018-19, the company made a bonus issue in the ratio of 3:1. 3:1 की रेशियो में बोनस शेयर इशू करे गए हैं। इसके पास 3 शेयर हैं, उसे 1 शेयर फ्री में मिलेगा। इसके पास 30 शेयर हैं, उन्हें 10 शेयर। इसके पास 6 शेयर हैं, उसे 2 शेयर। मतलब ये रेशियो डिसाइड कर दे, ये रेशियो अनाउंस कर दे, 3 के बदले 1। तो मेरे जितने मेरे पास शेयर्स हैं उसका 1/3 कर लूँ मैं, कितने शेयर मुझे फ्री में मिलने वाले हैं। दिस इज बोनस इशू। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव। अब इसका आंसर नहीं दे रहा है, 1 मिनट का समय लगा, कॉपी में चेक करा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना आंसर आना चाहिए। आंसर बोले नहीं, कॉपी में ही चेक करा। करते रहो। करते रहे, माइंड लगाएं। ऑपरेटिंग में कितना, इन्वेस्टिंग में कितना, फाइनेंसिंग में कितना। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग तो कुछ है नहीं, वैसे फाइनेंसिंग ही आया। इनफ्लो आउटफ्लो जो भी मेन करें इनफ्लो ही है, इनफ्लो हो या आउटफ्लो जो भी हो आप दिखाइए फाइनेंसिंग। बोले नहीं $3 लाख रुपए आंसर है। कहाँ से देखा? आपने चेंज कर रखा, देखो क्या तो दाखिल जो माइनस का नहीं तैयार किया है आगे तक मार्जिन नहीं होती देखिए साल की शुरुआत में 3 लाख की कैपिटल है और साल के एंड में 7 लाख। अगर कोई बोनस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है तो सिंपल आंसर आ जाता 4 लाख रुपीस प्लस का। शेयर बढ़े हैं 4 लाख रुपए से तो कैश आया होगा 4 लाख। अब इंफॉर्मेशन क्या कहती है, ये बोनस इशू डिक्लेयर किया गया है 3:1 की रेशियो में, मतलब 3 लाख के शेयर है और उसका 1/3 मतलब 1 लाख के शेयर बोनस में इशू हुआ, फ्री में इशू हुआ, मतलब टोटल तो 4 लाख के शेयर इशू हुए हैं। उस 4 लाख में से 1 लाख के शेयर ऐसे इशू हुए हैं जो नॉन कैश वाले, इसके बदले में पैसा नहीं आया। टोटल इशू 4 लाख है, इसमें बोनस वाला 1 लाख है और कैश वाला 3 लाख।
और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम सिर्फ कैश वाला अमाउंट ही लिखते हैं। तो हमें क्या लिखना है, कैश इशू ऑफ शेयर्स इन कैश 3 लाख, ये ऐसे आंसर है। तो अगर बोनस इशू हो तो वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो जाती है, उसे हमें इग्नोर करना होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले क्वेश्चन बुक में इलस्ट्रेशन 45 से 49, एक्सरसाइज में 32 से 38। सर 1/3 लगाएंगे जी 1/3 3:1 का बोनस इशू है, उसका मतलब क्या होगा, 3 के बदले में 1 शेयर मिलेगा। मतलब मेरे पास 30 शेयर, तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे, 10। 30 का 10 कैसे आया, ऐसे आया। टू 240 पेज पर आ गए हैं। सर बैंक में एफडी कराने जाए तो मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है एफडी का वो होता है 7 डेज। मिनिमम टाइम जो होता है एफडी का वो 7 दिन होता है। मैक्सिमम टाइम जो होता है वो होता है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से ज़्यादा टाइम की एफडी नहीं करा सकते, 7 डेज से कम की एफडी नहीं करा सकते। उसके बीच में जो भी टाइम पीरियड हम चूज करना है चाहे चूज कर सकते हैं। और ये मेरा मन है 4 साल 8 महीने 12 दिन, इतने टाइम की मैं एफडी करा सकता हूँ। बीच में जो भी टाइम हम चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। जो एफडी 90 डेज से पहले पहले मैच्योर होने वाली है वो देखा जाए कैश के जैसे ही है, हमारे पास तुरंत कैश आने वाला है तो उसको कैश के बराबर, कैश के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। पेज 240 पे 12th क्वेश्चन के बाद ये लाइन लिखी हुई है, बैंक डिपॉजिट्स अप टू 90 डेज। 90 डेज लिखा हुआ है, तुरंत लिखा हुआ एक के बाद पे आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कैश के जैसा माना जाएगा, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट कहलाएगा। 13 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। Which of the following is not included in cash and cash equivalent? पहला, बैंक में पैसा पड़ा हुआ तो कैश के जैसा। तीसरा, चेक हमारे हाथ में रखे हुए हैं वो भी कैश के जैसा, जब मर्जी बैंक में डाल दो पैसा मिल जाएगा। लास्ट, वो तो एक्चुअल में कैश है। पॉइंट नंबर बी, इसमें 90 की जगह 100 डेज हो गए इसलिए कैश के बराबर नहीं है। 14 क्वेश्चन पर आ गए। इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन से आपको लग रहा है कि फ्लो ऑफ कैश होगा? फ्लो का मतलब चाहे पैसा आए या चाहे पैसा जाए, चाहे इनफ्लो चाहे आउटफ्लो, कुछ भी हो, फ्लो होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बैंक से पैसा निकाला। क्या समझे इस चीज को? सर बैंक से पैसा निकाला तो कंपनी में कैश आ रहा है, लेकिन समझे इस चीज को कि बैंक को भी हम कैश बोल रहे हैं, बैंक को भी हम कैश बोल रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके बीच में यहां से पैसा गया यहां पैसा आया, या फिर यहां से पैसा गया यहां पैसा आया, लेकिन ये टोटल तो बराबर ही है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं। ये भी कंपनी का पैसा है, ये भी कंपनी का पैसा है। अगर बैंक से पैसा निकालने से कैश का फ्लो होता तो फिर बैंक में पैसा जमा करते रहो, निकालते रहो, जमा करते रहो, निकालते रहो, खूब सारा कैश इनफ्लो दिखेगा। बैंक में जो पैसा है वो भी अपना है। देखो इनफ्लो किसे कहते हैं कि मेरे पास कहीं बाहर से पैसा है तो इनफ्लो है। अपने बैंक से पैसा निकाल दो ना, कैश का इनफ्लो हो गया। ऐसे साल के एंड में कैश कम बढ़ रहा हो, इनफ्लो कम आ रहा हो, तो बैंक सारा पैसा निकालो, बैंक अकाउंट खाली कर दो, कंपनी को बहुत सारा कैश इनफ्लो दिख जाएगा। ठीक है, तो बैंक से अपना पैसा निकालना, इनफ्लो नहीं। आउटसाइड से पैसा इनफ्लो आना वो है इनफ्लो। इसलिए बैंक में पैसा डालना या बैंक से पैसा निकालना इज नॉट अ कैश ट्रांजैक्शन, कोई सी भी एक्टिविटी नहीं होता। तो पॉइंट नंबर जो पहला है वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, वो कैश फ्लो नहीं है, ना वो इनफ्लो है ना वो आउटफ्लो, ध्यान रखेंगे। सेकंड पॉइंट, डिवेंचर इशू करे हैं मशीन के बदले में, तो मशीनरी भी आ रही है सर, डिवेंचर्स भी आ रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो मशीन आई, बदले में डिवेंचर इशू हुए, ना पैसा आया ना पैसा गया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सी पॉइंट, डेटर से पैसा मिला है, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सर, तो मेन काम डेटर से पैसा लेना हमारा, इनफ्लो है, पैसा मिल रहा है,
तो ये आंसर हुआ हमारा, सी पॉइंट आंसर हुआ। क्वेश्चन पूछा हुआ था कोई भी फ्लो बता। डी में लिखा था डिपॉजिट कर दिए चेक बैंक में। अगेन चेक भी कैश का ही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इन टोटल कंपनी का कैश ना बढ़ा ना घटा, इसलिए ये भी नो फ्लो। ठीक है, तो अब चाहे तो ए बी और डी ऑप्शन में क्या आगे नो फ्लो ऐसा लिख सकते हैं, रिवीजन में अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी। नो फ्लो, इनमें कोई भी फ्लो नहीं हो रहा, ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा। 15 पर आ गए जी, पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को बोनस दिया जा रहा है, बताइए कौन सी एक्टिविटी? पेमेंट लिखा है तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन तीनों में से कोई ना कोई पक्का होगी, बताइए। फाइनेंस एक्टिविटी वो होती है जो शेयर्स, डिबेंचर्स, लायबिलिटी से रिलेटेड हो। क्या एम्प्लॉय एसएफ में आता है? क्या एम्प्लॉय एनएसएनसीएल में आता है? तो फाइनेंसिंग कैसे हुई? इन्वेस्टिंग लग रहा है। क्या एम्प्लॉय एनसीए में आता है? ऑपरेटिंग ही तो हुआ। अरे एम्प्लॉय को वेजेस पे करना सबसे ऑपरेटिंग काम है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी नहीं है वेजेस पे करना एम्प्लॉइज को, बोनस पे करना एम्प्लॉइज को। इन्वेस्टिंग बोलने से पहले सोच लें कि आइटम एनसीए में आती है कि नहीं आती। एम्प्लॉय क्या करेगा एनसीए में बैठ के? फाइनेंसिंग बोलने से पहले सोच लें एसएफ या एनसीएल में आता है कि नहीं आता। एम्प्लॉय एसएफ एनसीएल में क्यों करेगा आकर के? ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आउटफ्लो है। वहां पे आप आउटफ्लो लिख सकते हैं। 16th क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन में फ्लो ऑफ कैश, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ये इनफ्लो आउटफ्लो फ्लो होना चाहिए, ढूंढ के बताना है ट्रांजैक्शन। पहला, बैंक में पैसा जमा करा है, इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? नो फ्लो, नो फ्लो दीजिए आगे। बी ऑप्शन, पैसा निकाला बैंक से, इनफ्लो क्या आउटफ्लो? नो फ्लो। सी ऑप्शन, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेची है, समझे? मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब, देखो सिक्योरिटी वर्ड का मतलब शेयर और डिबेंचर। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब वो शेयर डिबेंचर जो इजीली मार्केटेबल है, मार्केट में आसानी से बेचे जा सकते हैं, ऐसी कंपनी के शेयर है। तो ये सर कंप्लीट कैश के जैसा ही होता है, लिक्विड मनी होती है। मतलब मुझे किसी पैसे देने हैं, मेरे को पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं शेयर बेचूंगा, अगले दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मैं उसको पैसे दे दूंगा। तो कैश की जैसी तो हुआ वो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर आल्सो पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक आइटम माइनस हो रही है, एक आइटम प्लस हो रही है। ओवरऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वही है, इसलिए ये भी नो फ्लो। आप लिख लीजिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज को अंडरलाइन करके पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को अंडरलाइन करके पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हेंस नो फ्लो। डी पॉइंट, मशीनरी बेची है 50,000 की 10,000 के गेन में, कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? इनफ्लो है। कितना इनफ्लो है? 60,000। 50,000 की मशीनरी 10,000 के प्रॉफिट पे बेची है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर बना रहे होते तो 60,000 प्लस करते। आगे लिख लीजिए 60,000 प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कॉमा 10,000 माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गेन उनसे माइनस भी तो होता ऑपरेटिंग में, डिवीजन हो रहा है इस माने में, आंसर में क्या क्या करना। तो 60,000 इन्वेस्टिंग में प्लस करते, 10,000 ऑपरेटिंग में माइनस करते, ये दो काम करते इसको पढ़ के। 17 पर आ गए जी हम। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ये कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन कौन से आइटम आप ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बताइए कौन से आइटम ऐड करेंगे? सारी ऐड करेंगे सर, सारी पीएनएल में आती हैं, इन सभी की वजह से प्रॉफिट घट जाता है, इसलिए हमें सही करने के लिए ऐड बैक करना पड़ेगा। ये सारी की सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। पीएनएल की हेडिंग बताइए तीनों में। पहले वाले की डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, छठी हेडिंग है। बी पॉइंट में हेडिंग बताइए, सेम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तीसरे की हेडिंग बताइए, फाइनेंस कॉस्ट।
लोन के रिगार्डिंग सारे खर्चे। एटीन पर आ गई, while calculating operating net profit which will be added to net profit, कौन कौन सी आइटम ऐड करने वाले हैं जी? रिफंड ऑफ टैक्स, डिविडेंड रिसीव्ड, क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। देखिए पॉइंट नंबर ए है जो रिफंड ऑफ टैक्स, ये बताइए पीएनएल में ऐड हो चुका होगा पास्ट में कि लेस हो चुका होगा? ऐड हो चुका होगा। रिफंड गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, मिल रहा है गवर्नमेंट को पैसा। नॉर्मल टैक्स पीएनएल से माइनस होता है, नॉर्मल टैक्स पीएनएल से माइनस होता है, तभी तो ऐड बैक करते हैं उसको स्टार्टिंग में। तो रिफंड इसका उल्टा हुआ, रिफंड ऑफ टैक्स नॉर्मल टैक्स का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? नॉर्मल टैक्स कंपनी से पैसा जा रहा होता है गवर्नमेंट के पास, रिफंड में गवर्नमेंट से पैसा आ रहा होता है कंपनी के पास। तो रिफंड ऑफ टैक्स पीएनएल में पास्ट में ऐड हो चुका होगा। अब अपने आंसर में इसको लेस करेंगे, आगे लिख लीजिए ऑप्शन के आगे लेस माइनस इन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में माइनस किया जाएगा क्योंकि टैक्स ज्यादा पे कर दिया पास्ट में। ज्यादा टैक्स पे कर देते हैं तो कुछ पेमेंट आती है जो टीडीएस कट के आती है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई या उसकी सैलरी टैक्स कट करके आ रही है, एफडी पे इंटरेस्ट टैक्स कट करके आ रहा है, डिविडेंड टैक्स कट करके आ रहा है, लेकिन साल के एंड में जब हमने इनकम कैलकुलेट करी और उस पर टैक्स कैलकुलेट करा तो टैक्स बहुत कम बन रहा है और टैक्स बहुत ज्यादा कट चुका, तो इनको रिटर्न करने के बाद मेंशन करते हैं, फिर रिफंड आता है। पॉइंट नंबर बी, डिविडेंड रिसीव्ड, ये ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? माइनस करते हैं जी, माइनस इन ऑपरेटिंग लिख दीजिए बी ऑप्शन के आगे। क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जब क्रिएट किया जाता है तो इसकी वजह से प्रॉफिट घट गया होगा क्योंकि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, पास्ट में प्रॉफिट घट गया है इस वजह से। अब इसको ऐड बैक करेंगे तो सही होगा, तो ये ऐड किया जाता है ऑपरेटिंग में, सी ऑप्शन में लिख लीजिए आगे ऐड इन ऑपरेटिंग। डी ऑप्शन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ चुका होगा पास्ट में, अब माइनस कर देंगे, तो डी ऑप्शन में लिख लीजिए माइनस इन ऑपरेटिंग। नाइनटीन पर आ गए जी, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल इंक्रीज ड्यू टू, अब याद करना है आपको सीएल वाला पॉइंट, सीएल के साथ पॉजिटिव रिलेशन, बढ़े तो बढ़ाओ घटे तो घटाओ, सीए के साथ नेगेटिव रिलेशन, बढ़े तो घटाओ घटे तो बढ़ाओ। अब क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कब? जब सीएल बढ़ेगा। कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज, बढ़ेगा कब बढ़ेगा? जब सीएल बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव रिलेशन सीएल के साथ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सीए घट जाए, डिक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीए ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? ऐड करते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। बी में लिखा हुआ है इंक्रीज इन सीएल, जब इंक्रीज इन सीएल होता है तो ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? ऐड करते हैं, तो बी भी सही है, तो डी ऑप्शन सही हो गया, बोथ ए एंड बी। ट्वेंटी में आ गई इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए नॉर्मल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉर्मल कंपनी जो गुड्स बना रही है, ये गुड्स खरीद करके बेच रही है, नॉर्मल कंपनी है और वो इंटरेस्ट रिसीव कर रही है। बताइए जी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव हो रहा है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट एनसीए का पार्ट है, और एनसीए के रिगार्डिंग कोई भी इन्फ्लो आउटफ्लो हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो क्वेश्चन में नॉन फाइनेंशियल की जगह फाइनेंशियल कर दूं तो आंसर ऑपरेटिंग आ जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एंटरप्राइज का काम यही है इन्वेस्टमेंट करते रहना, उस पर इंटरेस्ट कमाते रहना। तो अगर क्वेश्चन में फाइनेंशियल एंटरप्राइज लिखा होता तो ए ऑप्शन आंसर आ जाता। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड में हमेशा ध्यान रखें, नॉर्मल कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग। ऑप्शन ए के बराबर में आप फाइनेंसिंग कंपनी लिख सकते हैं और ऑप्शन सी के बराबर में नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। ऑप्शन ए के बराबर में फाइनेंसिंग कंपनी और ऑप्शन बी के बराबर में नॉन फाइनेंसिंग कंपनी।
21 डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कुछ नहीं पढ़ना मैं। डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी होती है बताइए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। डिविडेंड रिसीव होने का मतलब है कि हमने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे और हमें उस पर डिविडेंड मिल रहा। तो हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखें तो वो शेयर्स एनसीए में आते हैं, नॉन करंट एसेट के अंदर आते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। लेकिन हमारी फाइनेंसिंग कंपनी, हमारा काम ही इन्वेस्टमेंट करना और डिविडेंड कमाना, तो ये हमारे लिए ऑपरेटिंग काम हो गया। तो इसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इन्वेस्टिंग जो है सी ऑप्शन के बराबर में लिखना है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। इससे पहले ने इंटरेस्ट रिसीव ये इन्वेस्टिंग मतलब नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स कौन सी सब हेडिंग है? इंटरेस्ट रिसीव्ड सीएससी में आएगा ही। सर आप कहते हैं ना एनसी और रिसीव क्वेश्चन 20 की बात कर रहे हो? तो 20 में तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा, इंटरेस्ट रिसीव्ड की अंदर लिखा आइटम बैलेंस शीट में। तो 21 में क्या करा जी आपने? बी ऑप्शन आंसर है फाइनेंसिंग कंपनी के हिसाब से, सी ऑप्शन आंसर आएगा नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के हिसाब से। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कुछ ना लिखा हो तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी मानते हैं। 22 पर आ गए। इनफ्लो ऑफ कैश विल टेक प्लेस ड्यू टू, अगर वही वाला क्वेश्चन है सर, इनफ्लो वो बताना है, इसमें हमें आउटफ्लो वाले ऑप्शन स्किप करने होंगे, नॉन कैश वाले ऑप्शन स्किप करने होंगे। बताइए ये ऑप्शन नंबर इनफ्लो है कि नहीं है? इनफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लिख सकते हैं बराबर। पॉइंट नंबर बी डिक्रीज इन इक्विटी कैपिटल, इनफ्लो है कि नहीं है? आउटफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी? तो वहां पे बी ऑप्शन ब्रैकेट में लिख लीजिए आउटफ्लो फाइनेंसिंग, बी ऑप्शन के ब्रैकेट में आउटफ्लो फाइनेंसिंग। सी ऑप्शन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, मशीन वगैरह बढ़ रही है, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग, लिख लीजिए इन्वेस्टिंग ब्रैकेट में। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। एसेट अगर बढ़ रही है तो हमने खरीदी होगी तो पैसा गया होगा, आउटफ्लो। ये ना सोचो कि मशीन बढ़ रही है तो इनफ्लो है, मशीन पर नहीं, कैश पे ध्यान देना। सी ऑप्शन के ब्रैकेट में इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। डी ऑप्शन पेमेंट ऑफ टैक्स, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो, लिख लीजिए ऑपरेटिंग आउटफ्लो। तो बी, सी और डी ये तीन ऑप्शन आउटफ्लो हैं, इसलिए ये तीनों सही आंसर नहीं है। ए ऑप्शन इनफ्लो है, वो सही आंसर है। आज इतना ही।